नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 25 जुलाई 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। न्यूज़पेपर डिस्कशन का वीडियो बीच में थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, 2 दिन नहीं आया है। कोई बात नहीं, मैं आपको मैनेज कर दूंगा। एक सोमवार को नहीं आया था, एक कल नहीं आया था, तो उसके न्यूज़ तो मैं मैनेज कर ही दूंगा। अब से रेगुलर रहेगा। आज थोड़ा सा देर हो गया, इसीलिए कम न्यूज़ को कवर करेंगे, लेकिन आज के बाद से पुनः अपने समय पर आ जाएगा डेली। ओके, देखिए हेडलाइन क्या है। हेडलाइन के साथ साथ आज मुझे इकोनॉमिक सर्वे भी डिस्कस करना है, लेकिन आज अगर नहीं हो पाएगा तो अगले वीडियो में आपको इकोनॉमिक सर्वे डिटेल में डिस्कशन करूंगा। बजट को भी हम आने वाले वीडियो में एक अलग से सेपरेट वीडियो में ही भारत सरकार का बजट और भारत सरकार का इकोनॉमिक सर्वे का वो भाग जहाँ से सवाल पूछा जा सकता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के जो बहुत सारे न्यूज़ हैं उनमें से कुछ पीटी से रिलेटेड होंगे, कुछ मेन से संबंधित भी होंगे। ध्यान से देखिए हेडलाइन क्या है। अपोजिशन जो है उसने बजट का काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। अपोजिशन क्या, सब तरफ से ही क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, क्योंकि बजट में मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप मिडिल क्लास से टैक्स बहुत ज़्यादा वसूलते हैं। आपको भी ये भ्रम हो रहा होगा, आपकी नौकरी नहीं है तो आप कहाँ टैक्स देते हैं। आपको ये लग रहा होगा ना, बिल्कुल गलत लग रहा है। आपकी नौकरी हो या ना हो, आप भी टैक्स दे रहे हैं। टैक्स 2 प्रकार से वसूले जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, जो किसके द्वारा दिया जाता है, नौकरी पेशा वाले लोगों के द्वारा। निगम कर, कंपनी जो कर देती है उनके द्वारा, या और भी 2-3 माध्यम होते हैं जिनके द्वारा टैक्स वसूले जाते हैं, डायरेक्ट टैक्स। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको कहा जाता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप कुछ भी खाते हैं, एक बिस्किट का पैकेट लेते हैं या एक पानी का बोतल भी लेते हैं, एक वाटर प्यूरीफायर लेते हैं, आरओ वाटर या एयर प्यूरीफायर लेते हैं, एक फ्रिज लेते हैं, एसी लेते हैं, किसी भी चीज़ पर आपको भारी भरकम टैक्स चुकाना पड़ता है। तो आप भी टैक्सेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं आप गवर्नमेंट को, हर चीज़ पर ही देते हैं, तो इसलिए आप भी टैक्स देते हैं। लेकिन मिडिल क्लास को इस बजट से कुछ खास मिला नहीं, इसलिए मिडिल क्लास में भी और जो सरकार का पोजीशन है उसमें भी ये चीज़ देखा गया कि भाई टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है मिडिल क्लास पर, उनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। 2 राज्य हैं, बिहार है और आंध्र प्रदेश है, इनको थोड़ा सा टैक्स बोलो बजट में थोड़ा सा ज़्यादा मिला है। बिहार को जो कॉरिडोर मिला है 3-4, उसकी भी बात करेंगे। साथ में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को डेवलप करने के लिए 15,000 करोड़ देने की बात की गई है। जो अपोजिशन है उसने एक शब्द यूज किया है, उस शब्द ही मैं आपको पढ़वाऊंगा, क्योंकि वहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। सवाल क्या है कि संघवाद का उल्लंघन कर रही है गवर्नमेंट, किसी विशेष राज्य को, 2 राज्यों को, अपने एलाइड पार्टनर्स को, 2 राज्यों को बजट में काफ़ी भारी भरकम स्तर पर पैसा देकर संघवाद, जहाँ पर यह कहा गया है कि जो केंद्र है वो संघ के जो यूनिट हैं, जैसे कि बिहार हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, तमिलनाडु हो गया, नागालैंड हो गया, इनसे किसी भी आधार पर विभेद नहीं करेगा। इस चीज़ को इस बजट में थोड़ा सा कमज़ोर किया गया है, यानी कि 2 राज्यों के साथ में थोड़ा सा ज़्यादा किया गया है, पैसे उनको ज़्यादा एलोकेट हुए हैं, जबकि बाकी राज्यों के खाते में कम पैसे आए हैं। इस चीज़ को लेकर भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। तो अगर आप संघवाद के सामने चैलेंज लिखें तो ये ज़रूर लिखिएगा कि जब भी सरकार बनती है किसकी, तो कोalition की गवर्नमेंट बनती है, जो अलग अलग सहयोगी दलों को जोड़कर, तो वैसी स्थिति में संघवाद की भावना थोड़ी सी मजबूत होती है, तो कुछ हद तक कमज़ोर भी होती है, क्योंकि सरकार का जो रुख होता है वो उन पार्टियों की तरफ में ज़्यादा हो जाता है जो उसकी सहयोगी पार्टियां हैं, जिनके ऊपर में सरकार निर्भर करती है। ये थोड़ा सा आपका न्यूज़ हो गया बजट से संबंधित। अगला देखिए, यूपीएससी जो है अब वो जब सब कुछ हो गया है, कांड हो गया है, तब सोच रही कि कुछ कर लिया जाए, कुछ करना भी चाहिए। देखिए इन्होंने क्या बोला, यूपीएससी सेट टू रिवैम्प द एग्जाम बाय एडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। एडॉप्ट कर रहे हैं अलग अलग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को, जिसमें आधार ऑथेंटिकेशन और साथ में एआई आधारित कैमरा से निगरानी किया जाएगा एग्ज़ाम सेंटर का। ये 2 चीज़ें करने जा रही है यूपीएससी। वो कहते नहीं हैं कि कुछ नहीं करना हो तो कुछ तो कर लो, लीपापोती कहते हैं इसको हमारी भाषा में, आपकी भाषा में। यूपीएससी के एग्ज़ाम में सेंटर पर आज तक चोरी के तो नहीं देखे गए हैं कहीं भी, ना तो ऐसा हुआ एक आधार ऑथेंटिकेशन को लेकर कोई दूसरा आदमी एग्ज़ाम देने गया हो,
किस चीज़ को लेकर दिक्कत आई है कि आयोग ने अपने स्तर से मेडिकल सर्टिफिकेट किसी का फर्जी कैसे डिक्लेयर कर दिया और किसी को आरक्षण का जांच पड़ताल क्यों नहीं किया गया। ये तो एआई से सीसीटीवी लगा कर नहीं हो सकता है, तो काम करना चाहिए था, कुछ और कर रहे हैं कुछ और। खैर ये भी ज़रूरी चीज़ है। जिस हद से एग्जामिनेशन में पेपर लीक वगैरह हो रहे हैं, चोरी चकारी हो रही, ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। इसको लेकर यूपीएससी ने करना शुरू किया है कि हम क्या करेंगे, एआई बेस्ड कैमरा निगरानी तंत्र लगाएंगे। कहाँ पर? तो सभी सेंटरों पर। और उसके साथ में हम क्या करने जा रहे हैं, तो एआई ऑथेंटिकेशन भी करवाएंगे और आधार ऑथेंटिकेशन भी करवाएंगे, थंब वेरिफिकेशन करवाएंगे। थंब वेरिफिकेशन बीपीएससी में पहले से ही हो रहा है, 69 बीपीएससी आप देने गए होंगे तो वहाँ पर भी किया गया था। ओके, इसके साथ ही एक और न्यूज़ है जो क्या है, तो जो है आपका 18 लोग मर गए। कहाँ पर? तो नेपाल में एक छोटा सा प्लेन क्रैश हुआ है। प्लेन का आकार छोटा था, प्लेन क्रैश तो बड़ा ही होता है हमेशा। 18 लोग की डेथ हो गई। कहाँ पर? तो काठमांडू एयरपोर्ट के पास में। ये जो प्लेन है ये काठमांडू से पोखरा जा रहा था। यहाँ है काठमांडू, यहाँ से दक्षिण पश्चिम इस तरफ में पोखरा एक जगह है, पोखरा जा रहा था, वहीं पर प्लेन क्रैश हो गया। उड़ान भरते ही, टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गया। पोखरा के बारे में एक फैक्ट सुन लीजिए। पोखरा शानदार सा जगह है, अद्भुत सा स्वर्ग है एक तरह से। पोखरा को नेपाल की सरकार ने, ये मैंने अपने टेस्ट सीरीज़ में करंट में भी डाला था, नेपाल की सरकार ने अपना पर्यटन का राजधानी घोषित किया है। तो ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा, पोखरा को नेपाल सरकार ने पर्यटन का राजधानी घोषित किया है। उसी पोखरा के लिए उड़ान भर रही थी ये विमान नेपाल की, और टेक ऑफ करते ही ये क्रैश हो गई। ये शौर्य एयरलाइन करके है नेपाल में। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा एयरलाइंस काम करती हैं। छोटा सा देश है, छोटी सी इकॉनमी है, लेकिन हद से ज़्यादा एयरलाइंस वहाँ पर काम करती हैं। नेपाल में दुनिया में सबसे अधिक विमान घटनाओं में से एक होती है, विमान दुर्घटनाओं में सबसे ज़्यादा नेपाल में होती है, फिर इंडोनेशिया वगैरह का भी नाम आता है। तो सबसे ज़्यादा विमान दुर्घटनाओं में से एक नेपाल में होती है। छोटी छोटी एयरलाइन है, आप देख सकते हैं नेपाल, इंडोनेशिया, रूस, ये सब ऐसे देश हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा विमान की दुर्घटनाएँ होती हैं। कुछ मौसमी अवस्थाएँ भी हैं, जैसे इंडोनेशिया के साथ मौसमी अवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है, और रूस के साथ भी ये चीज़ है। नेपाल के साथ में है खराब प्रबंधन, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। काठमांडू एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बेकार एयरपोर्ट है, घटिया एयरपोर्ट है। और नेपाल के जो बाकी एयरपोर्ट भी हैं वो भी कोई अच्छी नहीं है। वहाँ के विमानों में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उपयोग नहीं की जा सकती है। सिक्योरिटी मेजर बहुत ही ख़राब है अभी भी वहाँ पर विमानों को लेकर। इसलिए अगर नेपाल का भी ट्रैवल करते हैं तो कोशिश किया कीजिए ट्रेन या बस से जाएँ, विमान से न जाएँ। तो ये चीज़ था। उसके पश्चात से बिहार सरकार ने पेपर लीक को लेकर कानून पारित किया है, ज़रा उसको हम लोग देखते हैं और देखते हैं क्या है कानून। उसके पश्चात बिहार सरकार को कौन कौन से हिस्से एलोकेट किए गए बजट में, उसको भी देखेंगे हम लोग। साथ में बन्नी घास मैदान जो है उसको भी देखेंगे हम लोग। ओके, देखिए क्या है, बजट 2024 से बिहार के लिए राजमार्गों के लिए 26,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। केंद्रीय बजट 2024 से वित्त मंत्री ने बिहार में राजमार्ग विकास के लिए 26,000 करोड़ रुपये दिए हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, कई बार ये नंबर भी पूछ लेता है स्टेट बीसीएस। बिहार में राजमार्ग विकास सरकार का लक्ष्य विभिन्न परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करके बिहार में सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है, जिनमें शामिल हैं, अब इसको ध्यान में रखना है, चारों के चारों एक्सप्रेसवे को। एक्सप्रेसवे है ये, पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे हो गया, ये बिहार का मैप हो गया। हमेशा मेरा मैप चौकोर ही होता है बिहार का। ये गंगा नदी हो गई, यहाँ पर है पूर्णिया, ठीक है, यहाँ पर किशनगंज है, यहाँ पर पूर्णिया है, यहाँ पर है पटना। तो पटना से पूर्णिया तक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। बक्सर और भागलपुर, बक्सर हो गया यहाँ पर और भागलपुर हो गया आपका यहाँ पर, यहाँ तक के लिए एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, यानी पूरा दक्षिणी बिहार को लगभग में जोड़ देगा ये। बोधगया, राजगीर, वैशाली, दरभंगा को जोड़ने वाला आमस दरभंगा जो है, आपको लग रहा होगा ये सभी प्रोजेक्ट नए हैं ना, इनमें से एक ही नया है, बाकी सब के सब पुराने हैं। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले घोषित किए गए थे, आपने पिछली बार ही पढ़ा होगा। बस उसके लिए फंडिंग जारी कर दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार ने फंडिंग जारी नहीं किया था, अब उसने फंडिंग जारी कर दी है, ठीक है। तो आंखें खोलिए ज़रा, सच्चाई को पहचानिए। यहाँ पर है बोधगया और यहाँ से वैशाली, पटना के गंगा की इस तरफ में, और यहाँ से दरभंगा तक के लिए क्या बनाया जाएगा, तो जोड़ने वाला सड़क बनाया जाएगा। बक्सर में गंगा नदी पर अतिरिक्त 2 लेन का पुल भी बनेगा। बक्सर के पास भी गंगा नदी पर 2 लेन का अतिरिक्त पुल भी बनाया जाएगा। विद्युत परियोजनाएँ, बिहार बजट में बिहार के पीरपैंती में 21,400 करोड़ रुपए की लागत से 2400 मेगावाट का नया विद्युत संयंत्र स्थापित करने के भी शामिल किया गया है। कहाँ पर, तो पीरपैंती में बनाया जाएगा क्या,
तो नया विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ये किस ज़िले में है? तो ये भागलपुर ज़िले में है, भागलपुर ज़िले में है, भागलपुर ज़िले में है और वहीं पर इसको बनाया जाएगा। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये छोटा सा न्यूज़ था आपके लिए। कंपनियों पर प्रभाव, विशेषज्ञों के अनुसार इस निवेश से राजमार्ग निर्माण कंपनियों को मदद मिलेगी क्योंकि इससे सीमेंट की मांग बढ़ेगी, जिस सीमेंट उत्पादक क्षेत्रों में सहायता मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर सड़क वगैरह बनेगी, एक्सप्रेस वे बनेगा तो बिहार में निवेश आएगा, निवेश से थोड़ा बहुत रोजगार क्रिएट हो सकता है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब हो क्या रहा है पैटर्न में। इकोनॉमिक सर्वे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा आपको कि सरकार ने बोला है कि उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स से बहुत बड़े स्तर पर छूट दी। कॉर्पोरेट टैक्स पहले भारत में 30% था, अब 23% कर दिया गया। 7% की छूट दी थी पिछले साल सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स में। बहुत बड़ी छूट होती है, आपको लग रहा होगा छोटा मोटा। रिलायंस का जो परिवार है वो 21 लाख करोड़ रुपए का परिवार है। अब इसमें 7% का छूट जरा जोड़ लीजिए, कितना लाख करोड़ रुपया हो जाएगा, कितना सारा पैसा, कितना हज़ार करोड़ हो जाएगा। लेकिन सरकार ने ये बोला कि हमने कॉर्पोरेट को छूट तो दी, कॉर्पोरेट ने लाभ भी अधिक कमाया, लेकिन उन्होंने क्या किया? रोजगार सृजित नहीं कर पाए वो। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, निवेश भी कम किया उन्होंने। यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि निवेश अगर आएगा ही तो 100% रोज़गार क्रिएट होगा ही होगा, या सरकार ने अगर कंपनियों को थोड़ी सी सहूलियत दी है इसका एक कतई मतलब नहीं है कि कंपनियां उसके बदले निवेश करेंगी और उसके बदले रोज़गार क्रिएट होगा। ऐसा पैटर्न देखने को आया है इकोनॉमिक सर्वे में। ये स्टेटमेंट बनाकर आपसे पूछा जा सकता है। एंटी पेपर लीक बिल बिहार में विधानसभा से पास कर दिया गया है और ये बहुत ही कठोर कानून है, बहुत ही कठोर कानून है। मतलब कि अगर फंस गए तो आपसे पैसा भी वसूल लेगा, जितना एग्ज़ाम करवाने में खर्च आया है वो भी वसूल लिया जाएगा। किसी भी संस्थान का अगर नाम आ जाता है तो उससे वसूला जाएगा। एंटी पेपर लीक कानून के पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने वाले शख्स को 10 साल की सज़ा। पहले ही केंद्र सरकार इस तरह के कानून बना चुकी है, आपको याद होगा, तो मैंने करवाया था। अब राज्य अपने स्तर पर बना रही है। 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरे अभ्यर्थी का स्थान परीक्षा देने के मामले में दोषी पाए जाने पर अपराधी को 3 से 5 साल की जेल होगी, 10 लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही अगर परीक्षा में गड़बड़ी मामले में किसी संस्थान का नाम सामने आता है तो उस संस्थान से परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा। अगर बीपीएससी का 70 बीपीएससी करवाने में उसका मान लीजिए 50 करोड़ रुपए का खर्च आता है, जैसे यूपीएससी के एक पीटी करवाने में यूपीएससी को 50 करोड़ का खर्च आता है। यूपीएससी ने कोरोना के दौरान बोला था कि इसमें सुप्रीम कोर्ट में कि हम एग्ज़ाम कैंसिल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम 50 करोड़ खर्चा कर चुके हैं। तो मान लीजिए 20 करोड़ का खर्च आता है, तो सारा का सारा किससे वसूला जाएगा? जिस संस्थान का नाम आएगा पेपर लीक में उससे सारा का सारा पैसा वसूला जाएगा। पेपर लीक में 10 साल तक की सज़ा है और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि इसमें आपको जमानत भी नहीं मिल सकती है। न्यूनतम 3 से 5 साल तक की सज़ा है। परीक्षा की लागत वसूली जाएगी। किसी संस्था से लिप्त होने पर उसकी संपत्ति कुर्की का भी प्रावधान है। कोई संपत्ति अगर होगा उस संस्था का तो उसकी भी कुर्की जब्ती की जा सकती है। डीएसपी के स्तर के अधिकारी जो हैं वही जाँच करेंगे इसका। डीएसपी के अधिकारी के अधिकारी जो हैं वही केवल जाँच कर सकते, उससे नीचे के जाँच नहीं करेंगे। आला अधिकारी की संलिप्तता पर 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना। मान लीजिए बीपीएससी का कोई अधिकारी से संलिप्त पाया जाता है तो 10 साल तक का जेल होगा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा उसके लिए। परीक्षा में शामिल सेवा प्रदाताओं को हो सकता है 4 साल के लिए बैकलिस्ट। मान लीजिए जिस कंपनी को बोला गया था कि आप पेपर छापिए और उन्होंने पेपर छापा और वो पेपर लीक हो गया तो उसको 4 साल तक के लिए ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। अगले 4 साल तक के लिए उसको कोई इस तरह का टेंडर नहीं दिया जाएगा। ये इस एक्ट में प्रावधान लाया गया है, काफ़ी कठोर एक्ट है। इसके प्रावधानों को याद रखिएगा। सीधा सीधा सा ये प्रावधान आपसे एग्जाम में पीटी में स्टेटमेंट बनाकर पूछ सकता है। अभी विधानसभा से पारित हुआ है, विधान परिषद में जाएगा और उसके पश्चात वहाँ से पारित होगा। फिर राज्यपाल जब इस पर साइन कर देंगे तो ये एक्ट लागू हो जाएगा। चलिए अगला न्यूज़ देखिए क्या। अगला एक टाइफून के बारे में न्यूज़ है जो बहुत ज़्यादा ही तबाही मचा रहा है। कहाँ कहाँ पर? तो फिलीपींस में, साथ ही ताइवान में और चीन की तरफ में आगे बढ़ रहा है ये। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है जेमी और ये टाइफून है। टाइफून कहाँ पर कहा जाता है? तो चीन और जापान सागर के इलाकों में जो साइक्लोन होता है उसको टाइफून के नाम से जाना जाता है। टाइफून के नाम से जाना जाता है। रफ्तार बहुत ही तेज़ है इसकी और फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसने काफ़ी तबाही मचाया। आप देख ही सकते हैं, वीडियो फ़ोटो तो देख ही सकते हैं। इसके साथ ही इसने ताइवान में भी तबाही मचाई है, कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है और अब ये चीन की तरफ में बढ़ रहा है। इसका नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा। कई बार पीटी में पूछ लिया जाता है कि हाल ही में ये जो टाइफून आया था ये किस देश में आया था, तो इससे आपको वहाँ पर टिक करना पड़ेगा कि फिलीपींस, ताइवान और चीन के इलाकों में ये आया था। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ देखिए क्या। अगला न्यूज़ है कि जो ग्रासलैंड है कच्छ के एरिया में, जिसका नाम क्या है? बन्नी ग्रासलैंड। बन्नी घास का मैदान, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये जो बन्नी घास का मैदान है, हो सकता है
कि जो प्रोजेक्ट चीता के तरह प्रोजेक्ट चीता के तहत अफ्रीका से चीतों को लाया जा रहा है, उनको इसमें बसाया जाए। इससे पहले मैंने आपको करवाया था कि मध्य प्रदेश के गांधी सागर जो सेंचुरी है उसमें कुछ चीतों को बसाया जाएगा। मैंने ही आपको करवाया था मध्य प्रदेश का गांधी सागर सेंचुरी में, मैंने आपको बताया भी था इस गांधी सागर के बारे में। फिलहाल में कहाँ पर है तो कूनो पालपुर में है ना। अब ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि इनको कच्छ के एरिया में जो बन्नी ग्रासलैंड है, घास का मैदान है, वहाँ पर इन चीतों को बसाया जा सकता है, वहाँ पर इनको रिहैबिलिटेट किया जा सकता है। बन्नी घास का जो मैदान है ये अपने अद्भुत भूगोल के लिए और अद्भुत डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, जिसको हम लोग देखेंगे कि क्या उसकी खासियत है, किन किन राज्यों में फैलाव है इसका, कितने बड़े आकार हैं, क्या इसकी बहुत ज़्यादा विशेषता है, कोई नदी यहाँ से बहती है, क्या इसका विशेषता, और जंगली जीव जंतु कौन से रहते हैं यहाँ पर, ताकि अगर चीतों को बसाया जाएगा तो उनको भोजन भी तो चाहिए, और अफ्रीका से लाया जा रहा है तो इस परिदृश्य के हिसाब से कैसे ढल जाएंगे अचानक से। इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं जरा बन्नी ग्रासलैंड में। देखिए क्या है कि केंद्र सरकार ने गुजरात के कच्छ जिले के बन्नी घास मैदान, कच्छ जिला, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाएगा आपसे, चीता संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। पहलू क्या है इसमें, देखिए जगह बन्नी घास का मैदान गुजरात में कच्छ के महान रन के पास में स्थित है। जो कच्छ का ग्रेट रन है उसी के पास में बन्नी घास का मैदान स्थित है। आकार इसे एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान माना जाता है। घास का मैदान का तात्पर्य होता है कि पेड़ पौधे की अभाव होते हैं, वहाँ पर पेड़ नहीं होते हैं, दूर दूर तक सपाट मैदान होता है और उसमें घास होते हैं। घास कोई छोटी वाली घास, हरी घास नहीं होती है, लंबी लंबी घास होती है, जो 2618 किलोमीटर में फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर में। गुजरात के लगभग 45% चारागाहों का प्रतिनिधित्व यही करता है। गुजरात के 45% चारागाह का नेतृत्व यही करता है बन्नी घास का मैदान, ग्रेट रन ऑफ कच्छ में। गठन बन्नी की भूमि हजारों वर्ष से सिंधु और अन्य नदियों द्वारा जमा किए गए तलछट से बनी हुई है। बन्नी में 2 पारिस्थितिक तंत्र है, आर्द्र भूमि और घास के मैदान के साथ एक साथ मौजूद हैं। यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर आर्द्र भूमि भी है, वेटलैंड भी है, यहाँ पर पानी भी आता है और यहाँ पर घास का मैदान भी है, इसीलिए उपयुक्त जगह माना जाता है। वनस्पति विरल है, यानी कि बहुत दूर दूर पर आपको पेड़ पौधे वनस्पतियाँ मिलेंगी। वर्षा पर अत्यधिक निर्भर है। इनमें कम उगने वाले फॉब्स वो गैमिनोइड्स का प्रभुत्व है, जिनमें से कई हेलोफाइट्स नामक सहिष्णु, हेलोफाइट्स का मतलब जो नमक के प्रति सहिष्णु होते हैं। घास के मैदान को पारंपरिक रूप से घूर्णी चराई के प्रणाली द्वारा प्रबंधित किया जाता है। घूर्णी चराई की प्रणाली को भी ध्यान में रखिएगा। अगला है वनस्पति और जीव। पौधों की 192 प्रजाति, पक्षियों की 262, स्तनधारी सरीसृप और उभयचरियों की कई प्रजाति के साथ समृद्ध जैव विविधता है। यहाँ पर यह भैंसों की बन्नी नस्ल के भी जाना जाता है, इसीलिए इसको बन्नी कहा जाता है। बन्नी नस्ल होती है भैंसों की, जिसके लिए इस मैदान को जाना जाता है, इसीलिए इसको क्या का नाम दे दिया गया, तो बन्नी घास का मैदान, इसीलिए इसको नाम दिया गया। आरक्षित वन स्थिति 1955 में न्यायालय ने घास के मैदान को आरक्षित वन घोषित कर दिया। 2019 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने बन्नी घास के मैदान की सीमाओं का सीमांकन करने और गैर वनीय गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। एनजीटी ने बोला कि अब इसको घेरिए और इस यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। जो बाकी संरक्षित क्षेत्र में आप जो अधिकार लागू हैं, जो संरक्षण के नियम कानून लागू हैं, उसको यहाँ पर भी लागू किए जाएँ। बन्नी में ज़्यादातर पशुपालक और मालधारी समुदाय से हैं। ये बन्नी या सिंधी भैंस, कंकरेज, गाय, भेड़, बकरी, घोड़े, गधे और ऊँट वगैरह पालते हैं ये लोग, तो इसका ज़रूर ध्यान में रखिएगा। भारतीय वन्यजीव संरक्षण संस्थान ने बन्नी घास के मैदान की पहचान भारत में चीते के अंतिम बचे आवास के रूप में से एक में की है। ये है गुजरात का मैदान और यहाँ पर आपको दिखेगा बन्नी घास का मैदान, ये बीच में दिखेगा आपको, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लोकेशन भी और जो मैंने घास के मैदान के बताया है वो भी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला जो टॉपिक है बड़ा ही शानदार सा है कि ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR ने बोला है कि उसने एक टेक्नोलॉजी का निर्माण किया है जो टीबी की टेस्टिंग कर सकता है कहीं पर भी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, टीबी को डिटेक्ट कर सकता है कहीं पर भी, आसानी से डिटेक्ट कर सकता है, और उस टेक्नोलॉजी का निर्माण ICMR ने किया है। ICMR ने कहा है कि हम आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी को हम ट्रांसफ़र करेंगे, सभी कोई इसको ख़रीद सकते हैं और सभी अपने स्तर पर इसका उपयोग कर सकते हैं। इसकी खासियत ये है, द काउंसिल हैज़ इन्वाइटेड एंड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। किन से मंगाया भाई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट? जो कंपनी जो इसको मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। देखिए तकनीक का निर्माण अब उन्होंने कर लिया,
अब इसको मैन्युफैक्चरिंग का काम किसका होगा, तो इंडस्ट्री का काम होगा। तो उसने बोला है आईसीएमआर ने अलग अलग इंडस्ट्री को कि आप आइए, हमसे टेक्नोलॉजी ले जाइए थोड़े बहुत पैसे देकर, और आप उसका निर्माण कीजिए इस किट का। और ये किट जो है ये क्रिस्पर कैस बेस्ड जो क्रिस्पर तकनीक होती है जीन एडिटिंग की, इस पर आधारित टीबी डिटेक्शन सिस्टम है। ये टीबी को डिटेक्ट करने वाला ये सिस्टम है जो क्रिस्पर आधारित है, जिसको आईसीएमआर के द्वारा डेवलप किया गया है। दुनिया की सबसे सस्ती, किफ़ायती और कहीं पर भी टेस्ट किया जाने योग्य ये तकनीक है। इवन इसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होता है वहाँ पर भी टीबी का डिटेक्शन आसानी से हो जाएगा। अब तक नहीं हो पाता था टीबी डिटेक्शन इतना आसानी तरीके से। इस टेक्नोलॉजी को दुनिया का सबसे सस्ता टीबी जांच करने का टेक्नोलॉजी माना जा रहा है। ये सलाइवा से जो पीड़ित होंगे उनके सलाइवा से डीएनए लेगा और उसकी जांच करके तुरंत ही रिजल्ट दे देता है, और इसके आधार पर टीबी को डिटेक्ट किया जा सकता है। टीबी से सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं, 4,80,000 के करीब में जो पेशेंट हैं वो मर जाते हैं टीबी से। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा टीबी से प्रभावित वाले देशों में से एक है। तो आईसीएमआर ने इस टेक्नोलॉजी का निर्माण किया है, अब इसको इंडस्ट्री लेवल पर उत्पादन भी किया जाएगा। अगला न्यूज़ है आपका, चाइनीज़ जो साइंटिस्ट हैं, आपको याद होगा मैंने आपको करवाया था कि चीन ने एक मिशन भेजा था, उस मिशन का नाम आप मुझे बताएंगे, जो चाँद की सरफेस पर से कुछ सैंपल लेकर वापस लौटा था। मैंने आपको पढ़ाया था कि चंद्रमा की सतह से सैंपल लेकर चीन का एक यान जो है वो वापस आया है, कहाँ पर, तो पृथ्वी पर। उस सैंपल का जब जांच किया गया तो चाइनीज़ साइंटिस्ट फाइंड ट्रेसेस ऑफ वाटर इन लूनर सॉइल, जो चंद्रमा की मिट्टी है उसमें इनको किसका, तो वाटर का प्रमाण मिला है, जल का प्रमाण मिला है कि यहाँ पर जल पाया जा सकता है, यही इनको प्रमाण मिला है। इसके बारे में पूछा जा सकता है। चांग 5 इस मिशन का नाम था, मैंने आपको करवाया भी था कि इसी के तहत में उन्होंने क्या किया, चंद्रमा के सतह से एक सैंपल उठाया, उसको पृथ्वी पर वापस लाया। जब उसकी जांच पड़ताल की गई है तो इस चीज़ का कंफर्मेशन हो गया है कि चंद्रमा के सॉइल पर पानी उपलब्ध है, उसके सॉइल में पानी की मात्रा मौजूद है। आपको पता होगा कि भारत का चंद्रयान 1 जो 2008 में लॉन्च किया गया था, उसने ही सबसे पहली बार चंद्रमा पर पानी होने की पुष्टि भी की थी उस समय। लेकिन हमने कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिया था, हमने साइंटिफिक प्रमाण जो सैंपल मात्रा में होता है वो नहीं दे पाए थे हम। अब सैंपल के द्वारा भी ये चीज़ प्रूव हो चुका है कि चंद्रमा पर पानी उपलब्ध है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चीन के साइंटिस्ट ने इस चीज़ को प्रूव किया है। चीन के इस मिशन का भी नाम ध्यान में रखिएगा, और इस तरह से स्टेटमेंट बनाकर छोटा सा पूछा भी जा सकता है। चंद्रयान 1 जो है उसने ही सबसे पहली बार चंद्रमा पर पानी के प्रमाण खोजे थे, सबसे पहली बार हम ही ने खोजा था। तो आज न्यूज़पेपर डिस्कशन में इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा ही मैंने करवाया है, 5 न्यूज़ करवाया है मैंने, लेकिन एक टाइफून का नाम बताया है आपको, आईसीएमआर के तकनीक बताई है आपको, और उसके अलावा ये न्यूज़ करवाया है, फिर बन्नी घास का मैदान, फिर बिहार सरकार को जो मिला है, बिहार का पेपर लीक, सारा कुछ मैंने आपको करवाया है। इकोनॉमिक सर्वे मुझे करवाना जिसमें आधा घंटा और लगेगा। आज वीडियो लाने बहुत ज़्यादा देर हो गई है, इसलिए उसको मैं अगले वीडियो में आपको करवाऊँगा। इकोनॉमिक सर्वे अलग से ही मैं करवाऊँगा, बजट भी मैं करवाऊँगा। कल से अपना सब कुछ रेगुलर होने लग जाएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी ने बहुत सहयोग किया है उसके लिए, और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।